दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव लैपटॉप दैट वाज लॉन्च्ड इन 2020। दोस्तों बात करने वाले हैं एसर नाइट्रो 5 2020 में लॉन्च हुआ था जो Ryzen 7 4800H के साथ। इट इज़ वेरी गुड लैपटॉप। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा, बिकॉज हम बात करने वाले हैं एक्चुअल कस्टमर से, यानी अपने 3 सब्सक्राइबर्स जिनको हमने शॉर्ट लिस्ट करा था। इन तीनों सब्सक्राइबर से बात करने के बाद मुझे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जिन जिन लोगों ने ये लैपटॉप लिया है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बिकॉज ओवरऑल एक्सपीरियंस इस लैपटॉप का तीनों सब्सक्राइबर से बात करने के बाद मुझे यही लगा कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खुश हैं सब्सक्राइबर्स। तो चलिए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कैसा है उनका एक्सपीरियंस। वीडियो को जरूर एंड तक देखना। ऑल्दो ये वीडियोस थोड़ी लंबी बनती हैं तो इसीलिए मैं आपको टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो आप सीधा टाइम स्टैम्प यूज़ करके वहां जा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना। हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज आर एक्चुअली टेकिंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड टाइम, सो इट्स गुड अगर आप हमें थोड़ा सा हेल्प कर दो सब्सक्राइब करके चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास Acer Nitro 5 Ryzen 7 4800H लैपटॉप, राइट? यस यस एंड कब लिया, एंड कितने में लिया? एक्चुअली देखो आज एग्जैक्टली मेरा 1 महीना हो गया। मैंने एक्चुअली अमेजोन से लिया था, ग्रेट इंडियन सेल में मेरे को मिला था ये 7990 में। Yes, I have the Acer Nitro 5 4800H 1650 Ti model. Okay, the one with 144 hertz refresh rate or The 144 Hz. तो बिल्ड और डिजाइन के बारे में थोड़ा सा बताओगे? हाउ हैप्पी यू आर एंड हाउ इज द एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन? ओवरऑल बिल्ड की बोलोगे बाहर से तो पहली बात मैं बता दूं कि मैंने मतलब कॉलेज में भी मेरे बाकी फ्रेंड्स के देखे, ROG वगैरह स्ट्रिक्स वगैरह सीरीज मैंने यूज करके देखे, टाइप वगैरह करके देखे। एस्थेटिकली अगर अब देखा जाए तो टाइपिंग का जो फील है वो टाइपिंग का फील इसमें Asus से बेटर है, HP से तो फार बेटर है। रही बात बिल्ड क्वालिटी की, देखो एक चीज मैंने नोटिस करा हो कि जो मेटल डिजाइन वाले लैपटॉप्स होते हैं, मतलब एल्यूमिनियम एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम जो यूज होते हैं, उसमें ऐसा है कि आप अगर लॉन्ग टर्म यूजेज का देखा जाओगे तो लॉन्ग टर्म यूज में वो लैपटॉप का थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह आ गए तो मेटल पे इजीली दिख जाती है। और प्लास्टिक बिल में ऐसा है कि ठीक है, नो डाउट फिंगरप्रिंट मैग्नेट तो है, लैपटॉप बहुत फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। लिटरली मैं ऐसा क्लोथ रखता हूँ, देखो ये क्लोथ रखा है मैंने माइक्रोफाइबर वाला, वो रखता हूँ साथ में ताकि फिंगरप्रिंट ना आए। तो स्क्रैच वाली बात ये है कि अगर आप इस पे थोड़ा सा स्क्रैच आ भी जाए अगर इन फ्यूचर, तो वो स्क्रैच इतना दिखता नहीं है क्योंकि वो प्लास्टिक के ऊपर का स्क्रैच है। तो ये सबसे बढ़िया चीज है। और बिल्ड क्वालिटी वाइज और एक सबसे बड़ी बात इसमें थी कि फ्लेक्स फ्लेक्स मैंने जब ऊपर से ट्राई किया तो फ्लेक्स स्क्रीन तो थोड़ी सी फ्लेक्स सारे लैपटॉप में होती है, लास्ट ईयर वाले मॉडल की भी शायद से थी, पर इस बार थोड़ा ऊपर से कम था। और कीबोर्ड के अंदर मेरे को बिल्कुल भी फ्लेक्स देखने को नहीं मिला, क्योंकि अपन यूजुअली कीबोर्ड मैंने दबा के देखा, हार्ड प्रेस करके देखा। इस बार मेरे को बिल्कुल मतलब 2019 वाला मॉडल भी मैं देख चुका हूँ, फ्लेक्स वगैरह मैंने ऐसे दिखा नहीं, पर वीडियोस में से देखा तो कंपैरिजन में मेरे को पता चला कि इस बार मेरे वाले इसमें कीबोर्ड डेक पे बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं है। बिल्ड के हिसाब से देखिए ये मतलब बहुत अच्छा है देखने के लिए। जैसे कि दूसरे लैपटॉप मेरे पास एक HP का भी है, पेविलियन सीरीज पिछला मैं जो यूज़ कर रहा था, और मैंने दोस्तों का देखा भी जो नया राइजन के साथ आया है पेविलियन, उसमें थोड़ा साउंड एक्चुअली वो बिल्ड इतना अच्छा नहीं है, लाइक वो भी बोल रहे मेरे को, तो मैंने जाके देखा एक फ्रेंड का एक्चुअली। तो उससे मैं कहूँगा इस प्राइस सेगमेंट में ये बेटर बिल्ड मुझे मिला लैपटॉप के हिसाब से। ऊपर से इसका कूलिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, कूलिंग सिस्टम जो कि बहुत अच्छा है। और मतलब बिल्ड के हिसाब से हिंज में कहूँगा, हिंज में मुझे थोड़ा एक इशू है। हिंज एक्चुअली अच्छा है, लेकिन आप जब लाइक 35 डिग्री या फिर 40 डिग्री तक क्लोज करते हो, ये अपने आप क्लोज होता है इसका लीड, क्योंकि मैंने दूसरे लैपटॉप लाइक यूज़ किया है उसमें ऐसा नहीं होता है। वो मुझे थोड़ा इशू लगा, पता नहीं एक्चुअली मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऐसा ही ये है, मैंने ये भी issue अपनी Acer Nitro 5 के रिव्यूज में बता रखा है, जो मैंने 2019 के रिव्यूज करे थे, ये सेम 2019 में भी था। तो फिर And शायद ये मतलब ऐसा ही है सब हाँ, लैपटॉप मुझे के भी लिए। साल हो गया यूज करते, ऐसा कोई चैलेंज अभी तक आया तो नहीं, बट तब मैं भी बड़ा डरता था कि ये क्या चीज है, बट अभी तक सही है सब हाँ कुछ। हाँ हाँ The build quality is really good. Like the build quality hinges, the keyboard, everything is pretty solid. Like I didn't expect it to be so good at at 80,000. So I really like the build quality. So how are the looks of the laptop? Do you like it or not? Yeah, I love it. Like I thought it was gonna be very gamery, but it's not so gamery. It has even a casual like
you can go into a casual meeting easily. डिस्प्ले के बारे में थोड़ा बताओगे कि कलर एक्यूरेसी कैसी लगी एंड आपको कोई चैलेंज आया ब्राइटनेस, कलर एक्यूरेसी या स्क्रीन ब्लीडिंग को लेके, कुछ भी ऐसा? हाँ, तो डिस्प्ले जिस तरह से मैं कहूँगा, लाइक मैं जो यूज़र हूँ ज़्यादातर मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ या फिर थोड़ा गेमिंग करता हूँ। ये दो मतलब चीज़ मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो इसमें तो मैं बोलूँगा जो एक्यूरेसी इसका है इस प्राइस सेगमेंट में मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक ठाक है, लाइक 60-70% इसका है जो भी कलर एक्यूरेसी, तो ये अच्छा लगा। और एक चीज़ है, इसका थोड़ा स्क्रीन ब्लीडिंग मैंने टेस्ट किया और डेड पिक्सल का टेस्ट किया एक्चुअली जब नया मैंने लिया इसको। तो इसमें मुझे थोड़ा नीचे की तरफ जो कॉर्नर है उसमें से थोड़ा आया, बहुत है, बहुत मिनिमम है, जो कि लाइक दैट इज ओके, दैट इज ओके आई गेस। हाँ हाँ, क्योंकि कल भी आप देख सकते हैं, आप आपके ही इसमें कम जो भी यूट्यूब में किसी एक भाई ने कमेंट किया था, आकाश भाई ने, कि उनका थोड़ा स्क्रीन ब्लीडिंग है सेम मॉडल पे कैमरा के पास, लेकिन मतलब मैंने चेक किया मेरा वहाँ पे नहीं है। तो ये मुझे लगता है पीस टू पीस वेरी करता है, कहीं पे किसी का आ सकता है। हाँ, डिस्प्ले के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो हाँ, सीधी सीधी बात है, 45% एनटीएस की है तो डिस्प्ले पूरी वॉश्ड आउट है, दिखती है। मतलब जब भी आप पहली बार अनबॉक्स करोगे लैपटॉप को, और मे बी वो वॉलपेपर भी उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि नाइट्रो जो वॉलपेपर है वो जो दिखता है अमेजोन के स्क्रीन पे, यूजुअली अपन दूसरे मोबाइल फोन वगैरह से अपन ऑर्डर करते हैं तो एकदम रेड कलर में दिखता है। अब जब उसको लैपटॉप को पहली बार खोलोगे तो आपको लगेगा अरे यार स्क्रीन तो बहुत ही घटिया है। और स्पेसिफिकली अगर आपने अगर पहले कोई अच्छे मॉनिटर्स वगैरह यूज किया होगा या फिर कोई अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले यूज की होगी और आप उसको यूज टू हो, तो आपको फर्क जल्दी दिख जाएगा। तो एक तो बात सही है कि कलर तो वॉश आउट है, और अपन ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते 45% एनटीएससी से। और अगर उसका सोल्यूशन अगर आप पूछो तो सोल्यूशन एकदम सिंपल है। उसके प्रोफाइल्स भी मिलते हैं नाइट्रो के लिए, अलग से डिस्प्ले के प्रोफाइल्स, या फिर आप अपने हिसाब से AMD की सेटिंग्स पे चेंज कर सकते हो। तो मैंने वो जैसे कर दिया, दूसरे तीसरे दिन मैंने चेंज कर दिया, तो आज मेरा डिस्प्ले काफी बेटर दिखता है। मैंने कंपेयर भी करके देखा HP के जो ऑलमोस्ट 72% एनटीएससी वाले लैपटॉप आते हैं उसके साथ, तो आज मेरा डिस्प्ले काफी अच्छा दिखता है। और सेकेंड पार्ट रही बात स्क्रीन ब्लीडिंग की, सॉरी, तो देखो स्क्रीन ब्लीडिंग का ऐसा था कि जब मैंने पहली बार जब अनबॉक्स किया तब मैंने रात को टेस्ट किया तो मेरे पास सिर्फ कैमरा के पास 2 जगह पे स्क्रीन ब्लीडिंग थी। और मैंने बहुत मतलब रिसर्च वगैरह किया, देखा तो स्क्रीन ब्लीडिंग तो ठीक है, नॉर्मल होती है, लास्ट ईयर के प्रेडेटर में भी थी, और ऑलमोस्ट सारे जो यहाँ पे कैमरा होंगे वहाँ पे तो स्क्रीन ब्लीडिंग होती है। पर मैंने एक चीज नोटिस करा कि अभी थोड़े दिन पहले, मतलब एक हफ्ते पहले, कि वो जो स्क्रीन ब्लीडिंग थी वो साइड से भी बढ़ गई थी थोड़ी सी, मतलब जो साइड वाला पैनल जहाँ पे स्टिकर वगैरह होता है वहाँ पे। और फिर मैंने उसके बारे में भी रिसर्च किया तो मेरे को ऐसा पता चला कि वो जो आगे का जो पैनल होता है डिस्प्ले के, वो थोड़ा जिम्मेदार होता है उसके लिए। तो मैंने थोड़ा सा प्रेस वगैरह करके देखा, साइड से क्लिप की एक नॉइज आती है, तो वो जैसे मैंने क्लिप से प्रेस करा तो एक जगह पे थोड़ी सी बढ़ गई, तो मैंने क्या किया, फिर से उसको थोड़ा सा बाहर खींच के देखा तो वो स्क्रीन ब्लीडिंग कम हो गई। सो मेरे को नहीं लगता कि स्क्रीन ब्लीडिंग एक इशू है। और आप तो डिपेंड भी करता है कि आपके मॉडल पे है या नहीं, क्योंकि वो पूरा हर एक IPS मतलब इन्फ्लुएंस स्विचिंग में तो हर जगह स्क्रीन ब्लीडिंग होनी वाली है। और रही बात वो डेड पिक्सल की, तो बात ऐसी है कि वो डेड पिक्सल ऐसी चीज है ना कि वो आपको नॉर्मल लेवल में दिखेगी नहीं, मतलब आप नॉर्मल जैसा आप यूज करोगे, कोडिंग करोगे, गेमिंग करोगे, बिल्कुल नहीं दिखने वाली। अगर आप रात को एकदम अंधेरे वाली रूम में, वो भी फुल ब्राइटनेस वाले अंधेरे रूम में, और ब्लैक स्क्रीन करके देखोगे नजर डाल के, तो ये आपको दिखने वाला है। तो ये भी मैंने उसको कंसिडर कर लिया कि मेरे लिए ये कोई इशू नहीं है, मुझे दिखता नहीं है नॉर्मल में भी। Yeah, actually, the brightness is really good. Like I thought it won't be that good, because usually in this range you have the Asus stuff A15 and all that, but this has really good brightness. It's sufficient for me. Like I've been using it in the roof without any issues. Like it's really bright, and color accuracy it could have been slightly better, but it's good for this price range. It's better than say Asus stuff A15 and Nitro 5 basic model, so it's really good. So was 144 Hz refresh rate panel helping there you? Yeah, definitely, because I was able to get like say 70 to 100 FPS also sometimes. If I lower the setting, I can get more FPS. But usually I play around say high settings, even epic settings. I still get 70 FPS, 70 to 80 FPS. So Okay, it's cool, a really cool, good cool. experience. आपका ओवरऑल हाँ, खुद का एक्सपीरियंस हाँ। कहता है टेम्परेचर मैनेजमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड कौन कौन सी गेम आप खेलते हो, कितने? देखो सबसे पहले, हाँ श्योर, मैंने GTA 5 सबसे पहले दिन मैंने GTA 5 ट्राई किया, तब मैंने एक चीज नोटिस करा कि GTA 5 जब मैं खेलता हूँ तब हाई सेटिंग्स पे मैंने पहले लो नॉर्मल सेटिंग्स पे जैसे सेट होता है गेम से खेला, वो टाइम पे तो टेम्परेचर मेरे 75 टू 76 या 78 मैक्स जा रहे थे। पर जैसे मैंने हाई सेटिंग्स पे गया तब मेरा मैक्स टू मैक्स का आज तक का टेम्परेचर का रिकॉर्ड 86 है, उसके ऊपर तो गया नहीं।
और मे भी आप अगर देखोगे तो अभी फिलहाल विंटर है यहाँ पे, मतलब इतना टेम्परेचर रीच हो नहीं रहा बाहर सराउंडिंग्स का भी, इसलिए मे भी। पर मैक्स टू मैक्स मैंने ग्रुप पे भी देखा, मेरे जितने भी मेंबर्स लोग हैं उन्होंने सारे लोगों ने काफी काफी गेम्स खेल के देखे, हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर हम सारे चीजें कंपेयर कर चुके हैं टेम्परेचर से लेकर। तो मैक्स टू मैक्स वहाँ पे भी एक मेरे को टेम्परेचर 89 डिग्री मिला, 89 के ऊपर कहीं भी टेम्परेचर नहीं गया। सो मेरे को ऐसा लगता है कि इन्होंने एसर ने बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट किया है 2019 वाले मॉडल के ऊपर, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे आपको 4 वेंट्स मिलते हैं चारों तरफ से। एयर फ्लो का तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं अपने को, क्योंकि एयर फ्लो आप जब फैन मैक्स करते हो तब आपको पता ही चलता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर उसमें से फ्लो हो रही है, और नीचे से भी वेंट्स इतने सारे दिए उन्होंने कि हीटिंग का तो कोई इशू मेरे को नहीं लगता आएगा भी फ्यूचर में। और मैं अगर प्रेजेंट करूँ स्क्रीन तो आपको एक काम करता हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे 3 लैपटॉप, हाँ यहाँ पे 3 लैपटॉप को मैंने कंपेयर किया है, प्रीडेटर हीलियोस 300, एक नाइट्रोफाई 2020 वाला वेरिएंट और एक एसुस टफ A15। मानता हूँ काफी लोग होंगे वीडियो देख रहे होंगे कि एसुस टफ A15 के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी थी, बहुत मतलब बहुत, और इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च करी। मैंने कंक्लूजन क्या निकाला इसमें से, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसुस टफ वालों ने क्या किया है, हीट सिंक तो ठीक है कॉपर वाले अपने इसमें भी है, उन्होंने हीट सिंक के छोड़ दो बात, यहाँ पे VRM देखो, VRM के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं दिए, ये जो प्लेट्स है सिर्फ कॉपर की प्लेट्स है, यहाँ पे हीट सिंक नाम की कोई चीज नहीं है। और रही बात वेंट्स की, अगर आप इसके ऊपर बैक पैनल लगाओगे तो उसका जो वेंट है जहाँ से अंदर हवा आती है वो फैन के ऊपर नहीं है, तो वो फ्लो इधर से आता है और साइड से बाहर जाता है, और साइड में भी उसका एक वेंट ब्लॉक था। और अगर आप कंसिडर करो इसको अपना नाइट्रोफाई 2020, तो आप यहाँ पे देखो, ये जो पूरा ब्लैक पोर्शन है यहाँ पे, ये पूरा VRM है, और VRM के ऊपर पूरा हीट सिंक से कवर्ड है, और वो हीट सिंक डायरेक्टली अपने हीट पाइप पे कनेक्टेड है, दोनों तरफ आगे पीछे और इधर GPU के ऊपर भी। सो और ये देखो ये साइड का प्रीडेटर, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली विजिबल डिफरेंस दिख रहा होगा कि प्रीडेटर पूरे के पूरे सेम है, लिटरली आप देखो तो बस इसमें कलर का फर्क है, वो तो ठीक है उन्होंने हीट सिंक को कलर दे दिया है, बाकी तो ये देखा मैंने पूरा। और SSD के प्लेसमेंट की जगह अभी देखो यहाँ पे सेम है, हीट सिंक के नीचे बराबर से, यहाँ पे भी SSD का लंबा वाला स्लॉट जो बड़ा वाला होता है वो, और रैम के ऊपर भी एकदम सही प्लेसमेंट दी गई है, ऑलमोस्ट ये आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, हर एक चीज का प्लेसमेंट से लेकर। हाँ, तो मैंने यहाँ पे 2-3 गेम एक्चुअली खेले, एक तो GTA 5 खेला है, तो उसमें जितना देखा है ये स्टेबल रहा है काफ़ी हद तक, लाइक 80 to 85। मैंने 3-4 घंटे इसमें खेले तो 80 to 85 रहा है। और लाइक इसका और 2-3 मैंने गेम खेले हैं जिसमें कि वो भी मतलब 70 to 75 या फिर 80 के अंदर ही रहा। 85 मैक्स गया है मेरा आज तक जो भी टेम्परेचर है, मतलब ज़्यादा नहीं खेला, 1 से 2 घंटा मैंने खेला है कंटिन्यूस, तो उसमें गया है। और इसका जो कूलिंग सिस्टम है बहुत अच्छा है सबसे भाई, जो कि मतलब आप अगर मैक्स में चलाते हो तो तुरंत ये 7 डिग्री या 5 डिग्री ड्रॉप करवा देता है आपका टेम्परेचर। तो ये चीज़ मुझे तो अच्छा लगा, जैसे कि ये 2020 मॉडल में उसी में उन्होंने काम किया है ज़्यादा, थर्मल को बेटर करने में 19 से, तो ये पार्ट मुझे अच्छा लगा। लेकिन हाँ एक चीज़, इसके थर्मल मतलब इसके फैन के जो साउंड है थोड़े ज़्यादा है मुझे जितना लग रहा है, जब आप मैक्स में इसको मतलब कर दोगे तो थोड़ा बाहर को सुनाई देता है पूरा। I agree. The thermals in general is very good. While gaming, it does get a bit warm towards near the display, but it's really not that warm. It does a really good job in terms of thermals. Like I can easily walk in my lap, no issues. The fans do get a bit loud during gaming, but otherwise it's fine. The cooling system is really good. Means if we talk about the battery aspect, what is your experience on that? Battery, I usually plug it in most of the time, but when I haven't plugged in, I've easily got say 5 hours easily, no problem, with mixed usage. So that is okay, I guess, right? That is a good experience. Yeah, 5 to 6 hours, I'm very happy. Yeah, because getting 4800H performance, so it's a very good balance between battery life and power. श्योर, बैटरी मेरा फेवरेट टॉपिक था, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी गेमिंग लैपटॉप में इतनी तगड़ी बैटरी देखी नहीं थी। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है कि लोग चार्जर लेके घूमते बैग में, ठीक है, लिटरली चार्जर, मतलब आप फोटोशॉप भी खोल दो ना, कॉलेज में कुछ इवेंट है, आपका दोस्त कोई फ्रेंड अगर कुछ फोटोशॉप में एडिटिंग कर रहा है तो चार्जर के बिना जमता ही नहीं इंटेल के लैपटॉप का। पर मेरे इसमें मैंने एक चीज नोटिस करा कि 57 वाट आवर की जो बैटरी दी है नाइट्रो में, वो ऑलमोस्ट अगर आप सिर्फ यूट्यूब स्ट्रीमिंग या फिर आपको मल्टीपल टैब खोल के रखते हो और गूगल मीट वगैरह ऑनलाइन लेक्चर करते हो तो आपको 6 to 7 आवर्स का तो और नॉर्मल से मिल जाता है आपको बैकअप बैटरी का। तो इसमें मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि ओवरऑल ये है 7 नैनोमीटर प्रोसेस का CPU, तो पूरा एफिशिएंट है।
और इसकी एफिशिएंसी पूरे बैटरी में अपने को दिखती है। और स्पेसिफिकली अगर आप एसर का जो बैलेंस मोड आता है, जो सेटिंग्स में आपको दिखता है, अगर आप वो यूज करोगे तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेंगे आपको। इसका बैटरी लाइफ मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसी प्राइस सेगमेंट में मतलब 4 सेल वाला यही एक मुझे लगा, क्योंकि ज़्यादातर जैसे एसूस के टफ हो या फिर दूसरे हो, ये सब 3 सेल है, लेकिन ये एक 4 सेल बैटरी है। तो इसमें लाइक मैं अगर ब्राउजिंग या फिर यूट्यूब कर रहा हूँ कंटिन्यूस, तो ये 6-6.5 घंटा चला जाता है जैसे भी करके। और गेमिंग के लिए तो मैं प्लग इन करके ही गेमिंग करता हूँ, तो उसमें कम ही जाएगा, जितना लगता है 1-1.5 घंटा मैक्सिमम लगता है, मैंने कभी किया नहीं। जैसे आपने बताया कि आप कोडिंग वगैरह काफ़ी करते हो, तो कीबोर्ड लैपटॉप को ऑब्वियसली यूज़ होता होगा काफ़ी फ्रीक्वेंटली, तो कीबोर्ड हाँ से आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी है कीज, रिस्पॉन्सिव है? हाँ, आज तक जैसे मेरा सबसे कंफर्टेबल रहता है मेरा ऑफिस का लैपटॉप, और वो एक लिनोवो का है वर्क स्टेशन। तो और मेरा एक पर्सनल था एचपी, जो कि मुझे उसका, मैं सच मतलब ऑनेस्टली बताऊं, उसका कीपैड मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था जो एचपी था, लेकिन इसका मुझे कीपैड अच्छा लग रहा है, मतलब उस लिनोवो वर्क स्टेशन की तरह तो लग रहा है आपके जितना वाले मैं मतलब। आपके वाले मॉडल में आरजीबी है, हाँ, 4 जोन आरजीबी है इसमें। तो उसका कैसा एक्सपीरियंस है? उसका एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत अच्छा है, जैसे कि मतलब 2019 में पूरा रेड था, अभी इसने 4 जोन आरजीबी, और आप वो कलर के हिसाब से सेट कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा लगा। ये आरजीबी का जो भी कॉन्सेप्ट उन्होंने डाला है, ये बहुत अच्छा है इसमें। Yes, I didn't have any problem with the keyboard. The keys are very large, and they have good feedback, good tactile feedback. So no issues in keyboard side. And And you what also about? get a numpad. So yeah. Oh yes, please. You also get a numpad. So it's going to help developers as well as others like who work with accountants. So no issues for them. कीबोर्ड देखो, कीबोर्ड की तो ऐसी बात है कि वो अपना पर्सनल पे है कि अपने को टाइपिंग, कुछ कुछ लोग को ऐसा होता है कि कोई कोई लोग को मैकेनिकल टाइप की फील पसंद नहीं आती, कुछ कुछ लोग को ऐसा होता है कि यार मैकेनिकल चाहिए, आवाज आनी चाहिए क्लिक वाली। तो मैंने ये जो कीबोर्ड है, मतलब मैंने जब टाइप किया उसका जो मतलब ट्रैवल जो लेंथ बोलते हैं अपन, वो थोड़ी सी शैलो है, ठीक है। मतलब एचपी वाले जितने लैपटॉप है, जब आप की प्रेस करते हो जो ट्रैवल होता है की का, वो थोड़ा सा डीप होता है, इसकी थोड़ी शैलो है। पर इस शैलोनेस को थोड़ा कम करने के लिए इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा एक मतलब मैकेनिकल टाइप फील दिया है कि मतलब आप एक क्लिक करते हो तो आपको पूरी क्लिक ऐसे फील होती है आपके फिंगर पे। तो वो चीज़ मेरे को सबसे बढ़िया लगी। और नमपैड वगैरह की, तो नमपैड तो यूजुअली मेरे को चाहिए होता है, क्योंकि आप अगर कोडर हो, अगर आपको बहुत सारे पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं कोडिंग वगैरह में, तो नमपैड तो आपको जरूरी है। तो नमपैड तो यहाँ पे दिया है, और बाकी तो ओवरऑल फील तो एसर के तो कीबोर्ड तो यूजुअली सबसे बेस्ट होते ही है। स्पीकर आउटपुट भैया इतना अच्छा नहीं है, मैं सच में बताऊं तो। मतलब अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो ईयरफोन की ज़रूरत है या फिर हेडफोन की ज़रूरत होगी इसमें। और मतलब मैं अपने पुराने लैपटॉप के साथ भी कंपेयर कर रहा हूँ, उससे भी थोड़ा लो है इसका साउंड। तो ओके। और आजकल तो स्पीकर रहते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर, तो काम चल ही जाता है, बट इतना अच्छा नहीं है। हाँ, स्पीकर्स यहाँ पे मैं बोलूंगा कि स्पीकर थोड़े से ऑन द लोअर साइड है, क्योंकि मैंने देखा है कि ROG का जो स्ट्रिक्स सीरीज है उनके स्पीकर थोड़े से ज्यादा मतलब बेस के साथ ज्यादा लाउड है। नो डाउट DTS टेक्नोलॉजी जो उन्होंने दी है, जो नीचे मोड्स मिलते हैं अपने को 3, वो मोड्स के साथ अगर आप DTS वाला मोड ऑन करते हो तो आपको इंप्रूवमेंट थोड़ी सी देखने को मिलती है। मतलब ट्रेबल जो है और वोकल्स थोड़े से ट्रेबल और वोकल्स थोड़े से अलग अलग, मतलब आपको डिफरेंशिएट कर पाते हो। तो वो एक बेटर चीज़ है कि इस साल उन्होंने DTS साउंड लाया, क्योंकि लास्ट ईयर तक DTS नहीं था, लिटरली प्रेडिटर में भी नहीं था। तो ये एक मेजर इंप्रूवमेंट है स्पीकर्स के ऊपर। बजट के हिसाब से देखा जाए, अगर 70,000 में आपको ये लैपटॉप मिल रहा है तो ये बेस्ट डील है। मतलब बजट के हिसाब से तो ये परफेक्ट स्पीकर्स है, और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हम। क्लोजिंग नोट पे आप मुझे इतना सा हेल्प कर दो कि मैं आपके पास आता हूँ, मैं हम्म, बोलता हूँ अथर्व क्या मुझे ये लैपटॉप लेना चाहिए, डू यू रिकमेंड दिस लैपटॉप टू मी, व्हाट विल यू से? श्योर। अगर आप देखा जाए इसके कंपटीटर्स के साथ, कि मैंने बात करी है ओमेन के बारे में, HP ओमेन और HP पवेलियन, Asus TUF A15 और MSI का, तो उन सब के साथ अगर आप कंपेयर करो, अगर आप HP ओमेन को भी ले लो, अगर आपको सेम स्पेक में मिल रहे हैं, Ryzen 7 4800H और 1650 Ti मिलता है उसमें, तो आप उसकी प्राइस देख लो 86,000 से स्टार्ट होती है। पर अगर आपको ये लैपटॉप 75 में भी अगर मिल जाए तो ये बहुत बेस्ट डील है, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है Ryzen 7 का, वो तो मतलब बहुत तोड़ है। मतलब मैं उसको बता नहीं सकता कि इतना तोड़ है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, लिटरली आपको CPU जूस चाहिए, अगर आप हार्ड गेमिंग नहीं करते हो। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस लैपटॉप में जो कुछ हमें मिल रहा है वो शायद इस प्राइस सेगमेंट में और किसी में मिले। मतलब मुझे जो अच्छा लगा मैंने इसको खरीदा
क्योंकि इसमें जो दो NVMe स्लॉट्स है, सॉरी, और एक हार्ड डिस्क का स्लॉट था। किसी भी लैपटॉप में 2 स्लॉट नहीं है NVMe के। और सबसे बड़ी बात, जो हार्ड डिस्क है वो भी 7200 RPM है। हाँ हाँ हाँ, ये एक एडवांटेज है, ये किसी भी एडवांटेज है, लैपटॉप में क्योंकि नहीं है। ज्यादातर एसर नाइट्रो सीरीज को छोड़ के ना, ज्यादातर जैसे हाँ। Asus TUF 5400, Lenovo IdeaPad 5400, तो एसर नाइट्रो 5 का ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 7200 RPM देता है। तो अगर आप हाँ अपनी हाँ गेम्स हार्ड डिस्क पे भी इंस्टॉल करते हो तो तब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जल्दी आपकी गेम्स बूट होंगी। हाँ हाँ, ये बात है। इसका मैंने मतलब एक्चुअली मुझे बहुत बेनिफिट हुआ अभिषेक भाई, क्योंकि मैंने क्या किया, ये लैपटॉप जब भी खरीदा ना, तुरंत इसके साथ मैंने एक 8 GB के रैम और एक 500 GB का SSD मंगा दिया NVMe। तो इससे फायदा क्या हुआ, मैं मतलब जब भी खरीदा 4 दिन के अंदर इसको अपग्रेड किया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 2 SSD, एक है 256 GB का और एक है 500 GB का। तो मैं OS पे जो भी C फोल्डर है उसमें कुछ भी नहीं डालता हूँ, और एक नया जो भी इंसर्ट किया उसमें पूरा एप्लीकेशन सब कुछ डालता हूँ, और जो भी डाउनलोड करता हूँ उसको हार्ड डिस्क में रखता हूँ। तो इस वजह से मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, दैट और इज अ मुझे गुड बहुत अच्छा सजेशन। परफॉर्मेंस मिल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, जो कि मतलब मैं चाहता था इस लैपटॉप से। और बैटरी इसका अच्छा है, ये दोनों बहुत अच्छे पॉइंट है। I would definitely recommend this laptop, especially if you want a cool laptop and if you're into gaming, you want an overall good laptop. Like best part of this laptop is it's very balanced. You have everything. It's not the best at anything, but it has everything. Everything is very quite good. If you want an all-rounder laptop, I would definitely suggest this. So thank you very much, Yusuf. I think your words are going to help so many people out there who has subscribed to me and who watches my video. So दोस्तों, आई होप आपको ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव मिला होगा इस लैपटॉप का। दोज हु हैव ऑलरेडी बॉट दिस लैपटॉप, दे माइट बी नाउ वेरी हैप्पी, एंड जिन्होंने इस लैपटॉप को अभी लेना है उनको एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस ज़रूर मिल जाएगा इस लैपटॉप को बाय करने के लिए। तो अब तो आपको इसमें एक नया वेरिएंट भी मिलता है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, विच यू कैन ऑल्सो चेक आउट। डिस्क्रिप्शन में आई विल मेक श्योर कि मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन द एंड आई विल से जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।